हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस संसार को, कहाँ कहाँ से क्या क्या, कैसे कैसे हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज। जी हाँ, आपने सही सुना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्रीज क्या क्या कह रही है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होगा भविष्य के अंदर, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, सब के ऊपर बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। अब अपन इजराइल पैलेस्तीन के इशू को लेकर बात कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ आपको, फिलिस्तीन के इशू के लेकर बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आप पूरे क्लास को देखना आपको और एक एक चीज को समझते हुए चलना है। क्या है ना कि मैं पहले भी लेके आ सकता था क्लास, जब से ये सब कुछ हो रहा है इजराइल पैलेस्तीन वाला, लेकिन मैं चाहता था कि चीजें बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल हर जगह से मिलना चाहिए इंफॉर्मेशन, और आप सबको मैं एक साथ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं। और आप अगर यूपीएससी के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर काफी अच्छे से लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है। तो आप सही ढंग से बने रहिए और मैं बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और फिर देखे थे अब आगे क्या होता है। बात करते हैं भाई साहब, ये चक्कर चला क्यों, ये युद्ध की स्थिति हुई क्यों, और कौन कौन सी कंट्रीज ने इस पर अपनी बातें छेड़ी है कि हम कहाँ होंगे, हम किसकी साइड होंगे, ये भी बता दिया है। बिल्कुल हाँ, ये बता चुके हैं अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज भी, यूएसए जैसे बड़े बड़े कंट्रीज भी। चलो तो देखते हैं, उनके सभी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं भाई, ये क्या था। ये अपन जब अपना भारत आजाद हुआ था ना, उसी टाइम पे बहुत कुछ हो रहा था। अपन सोचते हैं कि 1947 के अंदर सिर्फ भारत ही आजाद हुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे। पूरा वर्ल्ड था यार, बहुत कुछ हो रहा था वर्ल्ड के अंदर। उसी टाइम पे क्या हो रहा था, ये इजराइल और पैलेस्तीन का इशू भी जलवा था। देखते हैं क्या हुआ था। 1946 के पहले की बात करें, मतलब 1947 से पहले की बात करें, तब क्या हो रहा था। यहाँ ये एक यहूदी देश है, सॉरी ये एक देश था। ये अपन देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर मिलेगा हमें, हमने अच्छे से देखा होगा इजराइल को, आपने अच्छे से देखा होगा। एक इंडो इस्लामिक कंट्रीज, सॉरी इस्लामिक कंट्रीज है ये, ठीक है। तो ये ईरान वाली साइड पे पड़ता है, कुल मिला के बात कही जाए तो। ये ऐसे आप देख सकते हो इसको, देखो मेरे पास मैप तो है नहीं, तो मैप की सहायता से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप इसको देखना। ये कहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि एशिया की आउटर साइड के सापेक्ष मिलेगा आपको, इधर से मिलेगा ये, ठीक है। अफ्रीका के जो कंट्रीज है ना उनके पास मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी इसके पास ये सारे। तो अब अपन देख सकते हैं इसको बिफोर 1946, 1946 से पहले। 1946 से पहले की बात करें, यहाँ पर पहले पैलेस्तीन के लोग रहते थे, जिसे फिलिस्तीन बोलते हो आप, वो लोग रहते थे, पैलेस्तीन के लोग रहते थे। जो 1946 के पहले की बात, पूरा का पूरा एरिया, पूरी की पूरी कंट्रीज किनकी थी, फिलिस्तीनियों की या फिर पैलेस्तीन्स की पूरी पूरी कंट्रीज थी। 100% कवर अप किसका था, फिलिस्तीन्स का था। दिक्कत क्या हुई भाई, यूएन ऐसा घटिया, या क्या बोलूं मैं इसको, यूएन को, यूएन ने पता नहीं कितने फंडे, कितने लड़ाइयां, कितने दंगे करवा रखे हैं इस दुनिया के अंदर, और इन सब के पीछे हाथ पता है किसका होता है। ये भाई क्या बताऊं, आप उन अंग्रेजों को तो जानते होंगे जिन्होंने हम पे बहुत राज किया था। गोरों की सबसे बड़ी चाल इंग्लैंड की होती है, यहाँ पर यूके की होती है सबसे बड़ी चाल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। ये देखना, इसके अंदर से बैकग्राउंड को समझना, जो बाहर हो रहा है वो भी आपको समझाऊंगा, हर चीज डिटेल्ड में मिलेगी यहाँ पर। देखो 1947 के अंदर यूएन ने एक क्या की घोषणा की, प्रोक्लेमेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो की यूएन ने 1947 के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ एक जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें भी यहाँ पर क्या दो, शरण दो। तो यूएन के जो लोग थे वो यूरोपियन कंट्रीज के कहने पे उन्होंने यूएन ने अपना वो रखा, वर्चस्व रखा, और यहाँ पर क्या कर दिया, अब इनको बांट दिया, कंट्रीज को क्या कर दिया, बांट दिया। इसमें क्या कर दिया, 44% तो अब तो फिलिस्तीन को दे दिया, और बचा हुआ 48%,
अलग है, याद रखना। 48% किसे दिया गया, 48% किसे दिया गया, ये दिया गया अपना इजराइल को। इजराइल एक नया कंट्री, कहीं पता नहीं कहां से आ गया, यूएन का बनाया हुआ कंट्रीज है ये भाई, यहूदियों का देश है, कोई यहूदी नहीं थे यहाँ पर फिलिस्तीन के अंदर, यहूदियों का देश है, पता नहीं कहां से आ गया। अब भाई दिक्कत तो होनी थी। अब ये बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पड़ोसी आके रहने लग जाए, पड़ोसी को छोड़ो कोई भी आके रहने लग जाए, सरकार कह दे कि तुम्हें तुम्हारे घर में से इनको भी जगह देनी पड़ेगी, अब भाई तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, तुम्हारे बीच टेंशन होना लाजमी है। और यही काम यहाँ हुआ, 44% इनको, 48% इनको यूएन ने, और 8% यहाँ पर इसकी जेरूसलम एक वो थी, तो इसके ऊपर दोनों की झड़प थी कि दोनों लड़ाई कर रहे थे कि जेरूसलम हम लेंगे, लेकिन जेरूसलम को भाई यूएन ने बोला जेरूसलम होगा हमारे अंडर में, आप इसके ऊपर कुछ नहीं करोगे। ये बात थी कहाँ तक की, 1947 तक की, ठीक है। ये सब चल रहा था भाई, मजा आ रहा था, मतलब सही है कुछ हद तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1967 के अंदर दोनों की हो गई लड़ाई। अब भाई कितने दिन रहेंगे चुपचाप खेलते कूदते, कितने दिन रहेंगे। अब भाई तुम किसी की टेरिटरी में रहने जाओगे, तुम किसी के घर में रहने जाओगे, कितने दिन रह लोगे, आपस में बातचीत कर करके कितने दिन रह लोगे। तुम्हें कभी तो लगेगा ना कि यार हमारे घर में आया है भाई, कि पता नहीं हमारा खा रहा है और हम पे रोब जमा रहा है। वही काम किसके साथ हुआ, फिलिस्तीन के साथ हुआ। इन्होंने इजराइल वालों ने फिलिस्तीन की नाक में दम करके रखा था। 1967 के अंदर हो गई लड़ाई हुई दोनों के बीच, खतरनाक वाली लड़ाई हुई, जिसके अंदर बता दूं मैं, इजराइल पड़ा सब पर भारी भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल ने और जितना एरिया था, और पहले 44% था, आधा एरिया करके छोड़ दिया, किसका, फिलिस्तीन का, अपने अंडर में कवर कर लिया भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम करके। और क्या कर लिया, फिलिस्तीन के ऊपर उसका जितनी भी टेरिटरी थी उसको भी क्या कर लिया, अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। 22% दिया अब फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन के दो ही जगह थे, एक तो ये फिलिस्तीन, नैन फिलिस्तीन, और ये है गाजा स्ट्रिप जिसे बोलते हैं। यहाँ पर भी फिलिस्तीन का क्या है, थोड़ा सा हक है। यहाँ तक ठीक था, 1967 के अंदर तक यहाँ तक सब ठीक था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जब 2020 के अंदर रोनाल्ड ट्रंप आए, वो भाई साहब तो दुनिया से ही अलग है, खतरनाक बात करते हैं, उनकी बात तो आप देखते ही रह जाओगे। ये दिमागधारी इंसान क्या कहते हैं कि भाई कुछ भी हो चाहे मत हो, आपको पता है वो इस टाइम पे यूएसए कितना खतरनाक, मतलब बहुत ही अच्छी सिचुएशन पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो भाई साहब रोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, इस भाई साहब का दिमाग सटिया गया था, दिमाग तो है ही नहीं भाई साहब के अंदर। ये बोलता है कि जो जेरूसलम है वो आज से किसकी कैपिटल मानी जाएगी, वो इजराइल की कैपिटल मानी जाएगी। भाई का दिमाग देखो, दोबारा जो गुत्थी सुलझी हुई नहीं थी, पहले से उलझी हुई थी, उसको और उलझ, आग में घी डालने का काम कर रहा है भाई। कौन, रोनाल्ड ट्रंप। अभी अमेरिका जैसे कंट्रीज ऐसे काम करते हैं, शोभा नहीं देता, लेकिन अमेरिका इसको क्यों कर रहा था इतना, क्योंकि अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। अमेरिका आपको पता है वेपन्स के एक्सपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन रोल निभाता है, बहुत शानदार, सबसे ज्यादा वेपन्स क्या करता है, सप्लाई करता है। और उसमें भाई साहब इजराइल तो वेपन्स के मामले में तो अपना अलग ही दबदबा कायम करके रखा है, तभी तो ये किसी को भी जीने नहीं दे रहा इजराइल इस टाइम पे। तो 2020 के अंदर क्या हुआ, जेरूसलम भी किसके हिस्से में आ गया, जेरूसलम भी आ गया किसके हिस्से में, अपने ये इजराइल के हिस्से में आ गया। बातें बहुत ही सटीक तरीके से सही जा रही थी। और अब क्या हुआ, 15% सिर्फ पैलेस्तीन के पास बचा, बाकी सारा का सारा किसने कॉन्क्वेयर कर लिया, या कॉन्क्वेयर करना या फिर कैप्चर करने की बात कह सकते हैं, सारा का सारा इजराइल ने कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद जब देखते हैं, आज की बात करते हैं, प्रेजेंट में भी काफी हद तक चल रहा है। अब जो इश्यू उठा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो था अपना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, कि क्या क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, 2020 के अंदर अमेरिका ने किस प्रकार से बीच में आके इसमें दोबारा कहते हैं ना घी डाल दिया आग के अंदर, और इस इश्यू को वापस से जन्म दे दिया। अब देखते हैं होता क्या है। तो भाई ये सब तो चल रहा था अंदर ही अंदर। अब जेरूसलम तो आपको पता है बहुत ही खतरनाक,
जेरूसलम के अंदर एक अब जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब अपन डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन इश्यू के ऊपर, जो कि बहुत ही बेहतरीन इश्यू है। हाँ तो दोस्तों, अब अपन बहुत ही बेहतरीन बात करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे कि क्या सर आपने पहली पहली बात क्यों कही पूरी वीडियो के अंदर कि सर यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई, क्या हो रहा है ऐसा। आप सब लोग न्यूज़पेपर तो जरूर जरूर पढ़ते होंगे या फिर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो आपको पता होगा पैलेस्तीन और अब बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच। तो अब हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। देखो भाई, इस इश्यू के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी, देखो यहां पर एक अल अस्का नाम की एक मस्जिद है, जिसके अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इजराइल का एक ग्रुप, गाजा स्ट्रिप, आपको पता है कि ये अपना मैप है। क्या हुआ है भाई, मैप ही ढंग से नहीं बन रहा। ये जो मैप था अपना, ये इजराइल का मैप था, और अपन ने देखा कि ये जो सिचुएशन थी, ये क्या है? गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर एक ग्रुप रहता है जिसको 1987 के अंदर इजराइल मानता है कि यहाँ पर एक टेरेस्ट्रियल ग्रुप रहता है जिसका नाम है हमास ग्रुप। ध्यान से सुनना ये बात, ये हमास ग्रुप रहता है और इजराइल का मानना है कि इनने क्या किया, कुचरनी कर दी। भाई कुचरनी जानते हो ना, छेड़खानी करने स्टार्ट कर दी। किसने? इस हमास ग्रुप ने किसके साथ? इजराइल के साथ छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी। अब इजराइल कहाँ मानने वाला था? इजराइल के ऊपर इन्होंने क्या किया? बम गोले बरसाने स्टार्ट कर दिए। थोड़ा बहुत हुआ था, ज्यादा बड़ी झड़प नहीं थी। तो उसके ऊपर क्या किया उन्होंने? तो जो अपना ये था, जो क्या बोलते हैं, इजराइल था, इन्होंने क्या किया कि बोले भाई मान जा, तू इतना वो बड़ा मत बन, हम तेरे को देख लेंगे, तू रुक जा। तो ये बोलता है कि बोले नहीं नहीं, मैं आपने हमारे पूरे उसके ऊपर घर के ऊपर कब्जा कर लिया, अब तो बिल्कुल आर पार होके रहेगी। तो उसी बात पर भाई साहब इजराइल ने जो ये जेरूसलम के अंदर है, मैं आपको बता दूं कि जेरूसलम के अंदर कौन है? अल अस्का मस्जिद है। आपको बता दूं कि ये इस्लामिक जो रिलीजन है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तीर्थ माने जाते हैं। जो बोलते हैं ना मक्का मदीना, उसके बाद मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से माना जाता है अल अस्का मस्जिद को। तो ये एक ऐसा मॉस्क था, इसके अंदर बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं नमाज अदा करने जाती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर उन्होंने सबको बाहर निकाला और जो हमास ग्रुप था वो इधर था। तो यहाँ पर उसने क्या किया? इजराइल ने गोले बारूद बरसाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ज्यादा खतरनाक काम नहीं किया। यहाँ पर बोलते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो देखने लायक बात है। अब हमास ग्रुप मानने वालों में से नहीं था, ये उन्होंने गाजा स्ट्रिप से पूरा क्या करने लग गया? बॉम्ब बरसाने लग गया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब आपको बताएंगे कि इजराइल ने क्या कहा, दूसरी कंट्रीज ने क्या कहा और इजराइल ने इसका जवाब कैसे दिया। तो इजराइल ने इसका जवाब दिया। इजराइल तो पता ही है आपको, अब वेपन्स के मामले में बहुत ही खतरनाक कंट्रीज है, बहुत ही शानदार कंट्री है। वो इसको कहा मात देने देता हमास ग्रुप को। तो उसने हवा में ले लिया, निपटा दिया भाई को। पहले हवा में कैसे निपटाया देखते हैं। उसने क्या किया? एक आयरन डोम सिस्टम का नाम, ये ध्यान से सुनना, ये आयरन डोम सिस्टम क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन चर्चा के अंदर है। तो आप अपने यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी इसको वैलिड तरीके से यूज कर सकते हो। आयरन डोम सिस्टम,
अब ये आयरन डोम सिस्टम क्या है, इधर देखना अच्छे से कि भाई साहब ये है इजराइल, मान लिया कि ये है इजराइल। इजराइल ने अपने ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर क्या कर रखा है, आयरन डोम सिस्टम बिछा रखा है। जब भी कोई भी इसके ऊपर क्या करेगा, रॉकेट आएंगी, कोई भी रॉकेट आएगी तो सबसे पहले यहाँ मान लिया कि हमने क्या है, इजराइल है, और यहाँ से रॉकेट आ रहे हैं, ये रॉकेट मान लिया हमने, रॉकेट दाग रहा है कोई इसके ऊपर, तो जैसे ये इस डोम के अंदर आएगा इजराइल को अपना रडार मिल जाएगा, और इजराइल के रडार सिस्टम की वजह से उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे जो कंट्री है उसकी, हमारी जो लाइन है उसके अंदर क्या आ चुका है, कोई ना कोई रॉकेट आ चुका है। तो इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है जिससे उनकी रडार की वजह से यहाँ से उनके जो मिसाइल है वो हवा की हवा में ही इस दूसरी मिसाइल को नस्ते नाबूद या यानी कि खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। वो इजीली इसको उड़ा सकते हैं, हवा की हवा में ही, नीचे नहीं गिरने देंगे, जिससे इजराइल को कोई हानि नहीं होगी। और इसी प्रकार गाजा स्ट्रिप से यहाँ से 150 से ऊपर मिसाइल्स का हमास ग्रुप ने क्या किया, एक्सप्लोड करना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल का तो आयरन डोम सिस्टम था ही, उसने पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा है। लेकिन कहते हैं कि इजराइल कहाँ मानने वालों में से था, इजराइल ने खुले होकर, अब तो उसे तो क्या चाहिए था, इजराइल को अपनी ताकत दिखाने का मौका चाहिए था, और वो उसे मिल गया। उसने उड़ाना स्टार्ट कर दिया गाजा स्ट्रिप के ऊपर, बहुत ही भयंकर वाले बॉम्ब और मिसाइल्स छोड़ने स्टार्ट कर दिए, जिससे 131 लोगों की मृत्यु, अभी तक 131, आप देख सकते हो कितने बड़े नंबर है ये, 131 की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हो बेगुनाह भी होंगे। तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है, लोग घर से भाग रहे हैं, बहुत ही डरावना माहौल बना हुआ है पूरे फिलिस्तीन के अंदर। तो ये था इजराइल का। इजराइल क्या करता है, अब अपन कह नहीं सकते क्योंकि हम तो वहां पर है नहीं, लेकिन दूसरी कंट्रीज क्या क्या कह रही हैं उसके बारे में देखते हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो रही है उसके बारे में देखते हैं। तो आप इसको तो देख लो आप एक बार, क्या क्या है, कौन सा सिचुएशन क्या है, तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको अब कि सिचुएशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैकल करनी है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ से क्या क्या कह रही है। अब अपन बात करते हैं कंट्रीज की। तो भाई साहब अभी अभी द हिंदू की फ्रंट लाइन न्यूज देखी होगी आपने। द हिंदू क्या, हर एक न्यूज़पेपर यही छाप रहा है आजकल, यही प्रिंट कर रहा है कि इधर से तो बोला है टर्की ने, इधर से बोला है यूएसए ने, ये है अपने इजराइल और पैलेस्तीन। अब यूएसए बोल रहा है, इजराइल की साइड से बोल रहा है, यूएसए है इजराइल की तरफ, क्योंकि इजराइल क्या करता है, बहुत सारे वेपन्स का क्या करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, बहुत ही सहायता करता है, किसकी, यूएसए की सहायता करता है। भाई इजराइल और यूएसए के संबंध बहुत अच्छे हैं, यहूदी देश को पूरी तरह से वो कंसिडर करता है, कौन, यूएसए। तो बात यही थी। अभी आपको पता होगा अब्राहम कोड, अब्राहम कोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है, उसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे, जो कि किसने किया है, ये इजराइल के हित में किया है, किसने, यूएसए ने करवाया था, रोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। तो बहुत वाहवाही हुई थी रोनाल्ड ट्रंप की इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा कदम उठाया था अब्राहम अकॉर्ड, यूएसए ने उठाया था अब्राहम अकॉर्ड। तो ये भी आप याद रख सकते हो, आप पेपर के अंदर यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है अब्राहम अकॉर्ड वाला, जो कि किसने, रोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, यूएसए ने क्या कहा है, यूएसए ने कहा है कि भाई इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस करने का पूरा हक है, अगर कोई उसके ऊपर बॉम्ब और बारूद गोले दाग रहा है तो इजराइल उसे पूरी तरीके से वापस रिजल्ट परिणाम देने में पूरी तरह से सक्षम है, तो उसे देना चाहिए, उसे सेल्फ डिफेंस का फुल राइट है। ये बात किसने कही है, यूएसए ने। तो आप समझ रहे हो कि यूएसए किसके खेमे में जाता नजर आ रहा है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए पूरा हक दे रहा है किसको, और बस इतना ही चाहिए यार इजराइल को, इजराइल को ज्यादा नहीं चाहिए, इजराइल को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इजराइल को बस ये होना चाहिए कि हमारा पीछे कोई खड़ा है। उसके बाद यहाँ पर टर्की ने क्या कहा है, टर्की का बयान सुनिए, टर्की के जो पीएम है उनका बयान सुनिए। इन्होंने कहा है कि भाई साहब अब इजराइल बहुत इजराइल अब बहुत वो हो चुका है,
अब उसको सभी इंडो इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ मिलने के सभी लीडर्स इंडो इस्लामिक का नाम आता है, इस्लामिक लीडर्स को सभी को एक जगह मिलकर और इजराइल को मतलब इजराइल को कहते हैं ना कि वो देने का, इजराइल से लड़ने का या इजराइल को चुनौती देने का टाइम आ चुका है। ये बात किसने कहा? टर्की के पीएम ने कहा है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि दो खेमों में दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और अब इन्होंने कहा है कि भाई रसिया को भी बुलाया है कि रसिया अब आप भी आ जाओ ग्राउंड के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन कंडीशन बन चुकी है। टर्की ने रसिया को भी बुला लिया है इसके अंदर। तो अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कौन होगा। अब इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि जो भी अपना क्वेश्चन होगा आंसर लिखेंगे अपन, उसमें इंडिया की बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया किसकी तरफ स्टैंड करता है? आपको बता दूं कि इंडिया के दोनों ही कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे संबंध है, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के साथ और अपना कौन, इजराइल दोनों ही कंट्री के साथ अच्छे संबंध है। लेकिन हम ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम ज्यादा इजराइल के ऊपर। इजराइल से हमने बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत ज्यादा चीजें ली हैं। इजराइल हमारा हमेशा साथ देता है, हर चीज में हमारे साथ खड़ा होता है। तो इजराइल के खेमे में भारत है। लेकिन अब इजराइल अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया कहाँ जाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा? मेरे को लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। और आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब यार देखो पहले ही बहुत खतरनाक कंडीशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है। कोरोना पेंडेमिक के कारण इतना शानदार तरीके से फैल रहा है कि भाई मतलब बुरी हालत हो रही है पूरे वर्ल्ड की। तो इसके अंदर रसिया ऐसा नहीं करेगा कि यार नहीं चाहेगा कि हम कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करें। इसके अंदर पहले ही जनहानि की हानि हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, थर्ड वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं होने वाला। अगर होगा तो देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर सीधा सीधा पता क्या चलता है, दो हिस्से बटे हुए हैं और अभी एक मीटिंग जो कि होने वाली है। तो इससे पता यही चलता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बटे थे, सेम वैसा ही वो सिस्टम होने वाला है यहाँ पर भी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, वो तो बाद की बात है। आप अभी इस वीडियोस को सब्सक्राइब कर दे और अच्छे अच्छे ग्रुप्स के अंदर भेज दे, ताकि सभी को ये जो भी जानकारी वाली इंफॉर्मेशन है सभी को अच्छे से मिल सके। आपको बता दूं कि यूएन का सबसे बड़ा रोल है भाई। यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, यूएन एक सबसे घटिया, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही बनाते ही क्यों है यार। उन्होंने क्या मतलब था यार इजराइल को यहाँ लाने का? अब ले भी आए तो उसको संभालना चाहिए। कोई भी अमेरिका आके उसके अंदर बीच में जेरूसलम को उसकी राजधानी बता देता है तो कोई यूएन खड़ा खड़ा देख रहा है ऐसे मुंह करके। क्या मतलब है इस चीज का? आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये था अपना इजराइल पैलेस्तीन का पूरा इश्यू, आयरन डोम वगैरह सिस्टम वगैरह सब कुछ आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। प्लीज आप अच्छे से इसको देखना, बार बार वीडियो को देखना और जितना ज्यादा हो सके ग्रुप्स के अंदर भेज दो इसको, स्टडी ग्रुप्स के अंदर, न्यूज वगैरह में, ताकि लोगों को पता चल सके कि सिचुएशन क्या है। अब मैंने पूरा स्टडी करके काफी अच्छे से पढ़ा है इसको। थैंक यू सो मच।